हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोगों को जान करके बड़ी खुशी होगी कि कल तक हमने जो है एस ब्लॉक के जो वर्ग फर्स्ट होता है, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट आते हैं लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, वो हो चुके हैं कंप्लीट। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 2 के तत्व, जिन्हें कहा जाता है सार्य मृदा धातुएं। क्या कहा जाता है? सार्य मृदा धातुएं कहा जाता है। और इसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं? तो बेटा मांगे कार, स्कूटर बापू राजी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप जल्दी से टॉपिक डाल दीजिए, वर्ग 2 के तत्व। ठीक है। और ये जो वर्ग 2 के तत्व है, इन तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है सार्य मृदा धातुएं। ठीक है, क्या कहा जाता है? सार्य मृदा धातुएं कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो वर्ग 2 के जो तत्व है उन्हें क्या कहेंगे? हम सार्य मृदा धातुएं कहेंगे। कौन कौन से तत्व आते हैं? तो इसके अंदर आ जाता है आपके बेरिलियम, फिर आपका मैग्नीशियम, फिर आपका कैल्शियम, फिर आपका स्ट्रोंशियम, फिर आपका बेरियम और लास्ट में आ जाएगा हमारे रेडियम। ये क्या है? ये है हमारा बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम। ये कौन सा है? ये है हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, ये कौन सा है? तो ये है हमारा कैल्शियम। ये कौन सा है? ये है स्ट्रोंशियम। ठीक है, ये कौन सा है? स्ट्रोंशियम। ये कौन सा है? बेरियम। बेरियम। और ये कौन सा है? रेडियम। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि वर्ग 2 के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं। तो वर्ग 2 के अंदर जो तत्व आते हैं वो कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये जो धातुएं हैं इनके परमाणु क्रमांक भी हमें याद होने चाहिए, क्योंकि वो नहीं पता होंगे तो ये सभी तत्व याद करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले इनके परमाणु क्रमांकों की अगर बात की जाए तो बेरिलियम का होता है 4, आपके मैग्नीशियम का होता है 12, कैल्शियम का होता है 20, स्ट्रोंशियम का होता है 38, बेरियम का होता है 56 और आपके रेडियम का होता है 88। ठीक है, सार्य मृदा धातुएं कौन से तत्व कहलाते हैं? वर्ग 2 के। वर्ग 2 किस में आता है? एस ब्लॉक में। ठीक है, और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। परमाणु क्रमांक बोलेंगे मेरे साथ में। बेरिलियम का 4, बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56, रेडियम का 88। ठीक है, चलिए अब जो है इनका क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बेरिलियम का होता है 1s2 2s2, मैग्नीशियम का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ठीक है, कैल्शियम का आप लिखेंगे 1s2 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 और 3s2 के बाद क्या आता है? 3p6 और बाद में 4s2। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिख रहे हो और इतना फास्ट कैसे लिख रहे हो? तो जिसने बेटा
प्लेलिस्ट के अंदर पहले लेक्चर से वीडियो फॉलो किए हैं उसको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि उसको मैंने इसके बारे में जो भी ट्रिक्स वगैरह होती है सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियोस देखते हुए आइए, तभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। स्ट्रोंशियम का क्या होता है सर? तो स्ट्रोंशियम का होता है बेटा आपके क्या भाई 38 है, तो ये 20 तक तो ये चलता रहेगा, तो ये लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, 4s2 के बाद आ जाएगा आपके क्या 4p6, 4p6 के बाद आ जाएगा 5s2। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और अच्छा इधर 3d कहाँ गया? ये देखो इधर गड़बड़ हो गई, 3d आएगा पहले तो भाई, 3p6 और 3p6 के बाद में आएगा 3d10, 3d10 के बाद आएगा 4s2, फिर आएगा 4p6 और फिर आएगा 5s2। ठीक है, 56 बेरियम का क्या होगा? बेरियम का हो जाएगा 1s2 2s2, फिर 2p6 3s2, फिर आ जाएगा 3p6 3d10, फिर आ जाएगा 4s2, फिर आ जाएगा 4p6, फिर आ जाएगा 4d10 और फिर आ जाएगा 5s2, फिर आ जाएगा 5p6 और 6s2। या इसी को अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे रिडॉन का और उसके आगे ऐड कर देंगे 6s2। सॉरी, यहाँ रिडॉन नहीं आएगा, रिडॉन तो नीचे वाले में, यहाँ हो जाएगा जिनॉन। ठीक है, ये भी लिखना मैंने सिखा दिया था। और रेडियम का हो जाएगा आपके रिडॉन और आ जाएगा 7s2। समझ में आ गई बात? तो वर्ग 2 के जो तत्व हैं उन्हें हम सारे मृदा धातु कहते हैं। उसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं? तो बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, ये याद करने की है ट्रिक। और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है नाम से बोले तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। परमाणु क्रमांक बोलेंगे मेरे साथ में, बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56, रेडियम का 88। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे साथ बोलेंगे, बेरिलियम का 1s2 2s2, मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। स्ट्रोंशियम का बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2। ठीक है, अब हम बोलेंगे किसका? बेरियम का 56 एटॉमिक नंबर और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 3d4 4d10 5s2 5p6 6s2, या इसे लिखेंगे जिनॉन 6s2। रेडियम का बोलेंगे 88 एटॉमिक नंबर है, तो इतना लंबा नहीं बोल करके हम शॉर्टकट में इसको लिखेंगे रिडॉन 7s2। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अब दोस्तों अगर बात की जाए तो ये जो तत्व है आपके सभी के सभी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। मेटेलिक इनका कैरेक्टर होता है, यानी कि ये कैसे होते हैं? धात्विक प्रकृति के होते हैं, मेटेलिक नेचर इनका होता है। ये धातुएं जो है ऑक्साइड सारे प्रकृति के होते हैं। इन धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? सारे प्रकृति के होते हैं और मृदा में पाए जाने के कारण इन तत्वों को हम क्या कह रहे हैं? सारे मृदा धातुएं कहा जा रहा है। ये चीज़ केवल आपको याद रखनी है। ठीक है, तो याद रख लेंगे ना कि इनको सारे मृदा धातु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके जो धातु है, ये धातुओं के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं? सारे प्रकृति के होते हैं और मृदा में पाए जाने के कारण सारे मृदा धातुएं कहा जा रहा है। समझ में आ गई बात? चलिए अब दोस्तों अगर बात करें
तो हम जो है इसकी जो उपलब्धता है वो भी आपके सिलेबस में दे रखी है ना, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाई ये किस किस फॉर्मेट में और मिलते हैं, और एक तरह से जो है इनके जो यौगिक है, इनके जो आपके अयस्क है, उन सभी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो है आपके सारे धातुओं की तरह ही सारे मृदा धातुएं भी क्या होती है, एक तेज क्रियाशील होती है, ज़्यादा क्रियाशील होती है। ठीक है, इस वजह से ये जो है आपके फ्री स्टेट के अंदर नहीं पाए जाते, यानी कि मुक्त अवस्था में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं सर? तो ये पाए जाते हैं आपके सिलिकेट है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, इन सभी रूपों में जो है यह हमें बहुत मात्रा में अलग अलग रूपों के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा आप लिखेंगे सबसे पहले कि जो बेरिलियम है हमारा Be, वो भूपर्पटी पर भारात्मक रूप में उपलब्ध 51वां कौन सा 51 नंबर का तत्व है। ये चीज़ आप एक तो याद रखेंगे कि जो आपकी भूपर्पटी है उसके अंदर अगर हम भार के अनुसार देखें तो 51वें नंबर पर हमारा बेरिलियम पाया जाता है। ठीक है, और ये जो बेरिलियम है ये दो अयस्कों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा मिलता है। एक तो हमारे बेरिल फॉर्म में, ये कितने रूपों में मिलता है? एक तो दो रूप में मेनली मिलता है, एक होता है बेरिल रूप, और बेरिल का फॉर्मूला जो है वो है Be3Al2Si6O18। ठीक है, तो जो बेरिलियम है वो भूपर्पटी में भारात्मक रूप से तो जो है 51वां तत्व है, और ये थोड़ी सी मात्रा में बेरिल के अंदर पाया जाता है। बेरिल का फॉर्मूला क्या है? Be3Al2Si6O18, और दूसरा ये मिलता है फिनासाइट के रूप में। ठीक है, फिनासाइट। अब ये सर फिनासाइट क्या होता है? तो फिनासाइट का फॉर्मूला है Be2SiO4। ठीक है, फिनासाइट जो है उसके अंदर भी ये पाया जाता है, और फिनासाइट का फॉर्मूला क्या है? Be2SiO4 के रूप में ये पाया जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हम भूपर्पटी के ऊपर उपस्थिति के आधार पर, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये सभी आंकड़े जो है वैसा मत कह देना कि सभी तत्वों का बताओ, नहीं बता सकते, जितने उपलब्ध है उतने ही बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे अब सार्य मृदा धातुओं की भूपर्पटी में, भूपर्पटी मतलब जो आप जमीन का जो है ना समतल जो खेत वगैरह उसकी बात कर रहे हैं, भूपर्पटी मतलब। ठीक है, हाँ, में उपस्थिति के आधार पर कैल्शियम व मैग्नीशियम का क्रमशः 5th, ठीक है, 5वां, यानी तो आप डायरेक्ट लिख दो ना TH, 5th व 6th स्थान है। ठीक है, तो सारे मृदा धातुएं जो है उनकी अगर हम भूपर्पटी पर उपस्थिति के आधार पर देखें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्थान मिलता है, और वो भी कौन सा स्थान? 5वां और 6ठे स्थान के रूप में ये जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 5वें नंबर पर कौन उपस्थित है?
कैल्शियम, छठे नंबर पर आपका मैग्नीशियम इस भू प्रॉपर्टी में अगर मात्रा के आधार पर बात करें तो ये उपस्थित है। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो है दोस्तों ये दोनों मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सिलिकेट है, सल्फेट है, इन सभी के रूप में पाया जाता है और थोड़ी सी मात्रा में इसका क्लोराइड जो है और सल्फेट जो है वो समुद्री जल में भी मिलता है। ये चीज़ मैं आपको कल भी बता चुका था, जो सोडियम वाले यौगिक बताए थे उसके अंदर, तो मैं उसको वापस से नोट नहीं करवा रहा हूँ। अब बात करते हैं कैल्शियम के जो मुख्य रूप है, या कैल्शियम मुख्य रूप से आपका लाइमस्टोन, ये सब मैं बता चुका हूँ कल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अब बार बार नहीं पूछना है। लाइमस्टोन आपका संगमरमर, ठीक है, तथा चौक, जो हमारी स्कूल के अंदर है ना, यूज होती थी ना वो चौक। अब आजकल तो मार्कर का ज़माना आ गया है, तो चौक में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारा कैल्शियम है वो लाइमस्टोन है, संगमरमर है, चौक है, इन सभी में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिलता है। और इस कैल्शियम के दो मुख्य अयस्क और हैं जिनको आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके दो अयस्क, इसका पहला जो अयस्क है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका पहला अयस्क आ जाता है आपके फ्लोरोपेराइट। ठीक है, फ्लोरोपेराइट, तो आप लिखेंगे फ्लोरोपेराइट। ठीक है, फ्लोरोपेराइट, जिसका फॉर्मूला बहुत ही तगड़ा है, अच्छे से याद करना। कैल्शियम 3 PO4 होल ट्वाइस और ब्रैकेट, फिर आपका कैल्शियम F2। अब देखो, किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो सर ये कैसे याद करें, बार बार लिखिए, बार बार बोलिए, बार बार जो है दवाई जैसे लेते हो ना, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, वैसे इन दवाइयों की तरह इनको भी लीजिए। कैसे? सुबह उठे फ्लोरोपेराइट 3CA3 PO4 होल ट्वाइस CaF2, फ्लोरोपेराइट 3CA3 होल PO4 होल ट्वाइस CaF2। ठीक है सर, हो गया? हाँ बेटा, दवाई ले ली। चलो दूसरी दवाई ये है आपके सिर दर्द होने की। ठीक है, अभी तक आपने पेट दर्द की ली है, अब आपके किसकी दवाई है ये? जिप्सम। आपके हाथ पैर जब टूट जाते हैं तो उसकी दवाई है। ठीक है, सिर दर्द हो रहा हो तब की दवाई मान लो इसको भी। तो उसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। ठीक है, तो जल्दी से बोलेंगे, जब हाथ टूटता है तो किसका उपयोग होता है? चूने का। और चूना किससे बनेगा बेटा? जिप्सम से। तो जिप्सम का फॉर्मूला बोलिए CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। अब जैसे ही किसी का आपको पैर फ्रैक्चर होता हुआ दिखे, हाथ फ्रैक्चर करा हुआ दिखे, आप सीधा बोलेंगे इसके हाथों के ऊपर, अरे बेटा इसके हाथों के ऊपर क्या लगा है? कैल्शियम सल्फेट .2H2O, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। तो आपको बार बार जो है इन चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर घुसानी होगी और बार बार रिपीटेशन में लानी होगी। जब तक आपको लोग पागल नहीं कहेंगे ना, तब आप समझ जाना। जैसे ही किसी ने कहा कि ये पागल हो गया है, उस दिन समझ जाओ आप राइट ट्रैक पर हो और आप सफलता प्राप्त करने वाले हो। तब तक तो नहीं मिलती है, जब पागल लोग कहते हैं तभी सफलता मिलती है। ठीक है, और कहते हैं जिनको भी सफलता मिली है उनको लोगों ने पागल ही कहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। चलो भाई, हाँ ये याद नहीं रखना पागल बनना है, ये याद रखना है कि जो आपके जिप्सम और जो फ्लोरोपेराइट है उनके फॉर्मूले क्या है। ठीक है, चलो, और जो हमारा रेडियम है, ये जो रेडियम है ना Ra, ये एक हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है। यानी ये कैसा तत्व है? ये रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, और ये रेडियोधर्मी तत्व है और इसकी उपलब्धता जो है हमारा आग्नेय शेल में। ये पूछा जा सकता है भाई, आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांत्री शेल, इनमें से किसका संबंध रेडियम से है?
तो आग्नेय शैलों का संबंध है, तो आप लिखेंगे आग्नेय शैल, ठीक है। और आग्नेय शैल में केवल 10⁻⁻10% है, बहुत कम है भाई ये तो, ठीक है। तो रेडियम जो है ये एक आपका रेडियोधर्मी तत्व है, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये जो है आग्नेय शैलों के अंदर 10⁻10% पाया जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो आप सभी लोगों को मैं पीछे बता ही चुका हूँ, ठीक है। सारे धातुओं का भी बता दिया, सारे मृदा धातुओं के हर एक एक एलिमेंट का मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके जो भौतिक गुण है, जैसे कि इनकी परमाणु त्रिज्या हुई, घनत्व हुआ, गलनांक क्वथनांक हुआ, आयनन एंथैल्पी, ज्वाला परीक्षण हुआ, उन सभी के बारे में हम बात करने जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक की बातें आप एक बार नोट कर लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए बैठे बैठे। अब दोस्तों, अगर परमाणु त्रिज्या और इसके जो भौतिक गुण हैं उनके बारे में बात की जाए, तो अब आप टॉपिक लिखेंगे वर्ग 2 के तत्वों के भौतिक गुण, ठीक है। और सबसे पहले हम कौन से भौतिक गुण की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर परमाणु एवं आयनीय त्रिज्या की, ठीक है। अभी त्रिज्या वगैरह क्या होती है ये सब चीज़ें मैं पीछे समझा चुका हूँ ऑलरेडी। तो परमाणु एवं जो आयनीय त्रिज्या होती है, यानी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो परमाणु एवं जो आयनीय त्रिज्याई है, यानी कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है, उसकी अगर बात करें दोस्तों, तो जो सारे मृदा धातुएं हैं हमारी, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इनकी जो त्रिज्या होती है वो अपने आवृत के रेस्पेक्ट में, यानी पर्टिकुलर इनके जो पर्सनल जो आवृत है इनका, उस आवृत में देखेंगे तो सार धातुओं से क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में देखो यहाँ पर है कौन, लीना, ठीक है, कि रबड़ी, सस्ती, फ्री, ठीक है। लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, और फिर हमारे जो है कौन आ जाता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापू, राजी। तो ये जो है दोस्तों आपको पता होगा 7 आवृत्तों से मिल करके हमारी जो है पीरियोडिक टेबल बनी है। तो ये एक आवृत, ये एक आवृत, ये आवृत, ये आवृत, ये आवृत और ये आवृत, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर इनके अपने अपने आवृत में देखा जाए तो बड़ा कौन होता है, सारे मृदा धातुएं बड़ी होती है, यानी ये ऑर्डर होता है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये आपको एक तो याद रखना है कि सारे मृदा धातुओं की परमाणु और आयनीय त्रिज्या जो है वो अपने आवृत में बड़ी होती है सारे धातुओं से, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं सारे धातुओं से छोटी होती है, ठीक है। एक सेकंड, अरे मैंने ये बड़ा बता दिया क्या, ये बड़े नहीं होते हैं, बड़े ये नहीं होते, बड़े तो ये होंगे, सारे जो धातुएं हैं वो बड़ी होगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऐसे कर दो भाई, ये लो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सारे मृदा धातुओं की परमाणु और आयनीय त्रिज्याएं जो है वो अपने अपने अगर आवर्त में देखें तब तो ये बड़े हैं, ठीक, लेकिन सार धातुओं से ये क्या होती है, छोटे होते हैं। और छोटे होने का रीजन क्या है, तो जो नाभिकीय आवेश है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है इस वजह से। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है आपके नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, और इसी के अंदर आप यहां एक और लिख लेंगे, ये आवृत के रेस्पेक्ट में बात हो गई। अब आप वर्ग के लिए लिखेंगे कि वर्ग में परमाणु
आयनी त्रिज्याओं वर्ग में परमाणु व आयनी त्रिज्याओं का मान बढ़ता है। ठीक है, और मान क्यों बढ़ता है? क्योंकि पहला तो याद रखेंगे कि प्रत्येक आवृत में एक कोश क्रमिक रूप से बढ़ता है। ठीक है, इस वजह से वर्ग के अंदर अगर हम देखें तो जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए, और दूसरा आप लिखेंगे कि जो हमारा परिरक्षण प्रभाव है, परिरक्षण प्रभाव वो क्या होता है? बढ़ता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो परमाणु एवं आयनी त्रिज्या की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि सारे मृदा धातुओं की एटॉमिक और आयनी यानी परमाणु और आयनी त्रिज्या अपने आवर्त में बड़ी होती है, लेकिन सार धातुओं से क्या होगी? छोटी होगी, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। और वर्ग के अंदर अगर हम बात करें तो परमाणु और आयनी त्रिज्याओं का मान बढ़ता है। अब वर्ग में इनका मान क्यों बढ़ता है? तो वर्ग में इनका मान बढ़ने का कारण क्या है कि प्रत्येक आवृत में एक क्रमिक रूप से जो है कोष बढ़ता जाता है और परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। बढ़े आगे की ओर दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो आ जाती है घनत्व के बारे में। किसके बारे में? घनत्व के बारे में। तो नेक्स्ट आपका भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी सेकंड वाली, घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, चलिए, तो घनत्व यानी डेंसिटी की अगर बात करें हम तो सार मृदा धातुएं जो है, अगर हम सार धातुओं के रेस्पेक्ट में देखें तो संगत सार धातु से सघन भी होगी और कठोर भी होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो धातुएं हैं बेरिलियम से कैल्शियम तक अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? घनत्व कम होता जाएगा, फिर कैल्शियम से लेकर बेरियम तक जो है ये बढ़ता है। और सारे धातुओं से जो है क्या होते हैं? ये सघन होते हैं और कठोर होते हैं। तो आप इसके अंदर लिख लीजिए सार्य मृदा धातुएं, सार्य मृदा धातुएं संगत सार धातुओं से, संगत सार धातुओं से सघन और कठोर होती है, कठोर होती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि बेरिलियम से कैल्शियम तक घनत्व घटता है, फिर कैल्शियम से बेरियम तक बढ़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और आपका लास्ट एक पॉइंट जो है स्पेशली कैल्शियम के लिए है, उसका याद रखेंगे कि कैल्शियम तक, एक सेकंड इसको थोड़ा सही कर देते हैं, कैल्शियम तक घनत्व
घटने का कारण, कैल्शियम तक जो घट रहा है ना उसका रीजन है, घटने का कारण ठोस जालक में परमाणुओं, ठोस जालक में परमाणुओं की कमजोर संकुलन व्यवस्था होती है। यानी कि जो इनका 3D में स्ट्रक्चर बनता है ना, उसकी बात करें तो उस समय जो इनकी व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, जालक में परमाणुओं की कमजोर संकुलन व्यवस्था होती है या है। इस वजह से कैल्शियम तक जब हम आते हैं तो इनका घनत्व घटता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो है दोस्तों यहीं पर वीडियो स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन कल जो वीडियो आएगा वो आपका बड़ा आ सकता है। अदरवाइज शुक्रवार को जो आपका वीडियो आएगा ना वो 101% 1 घंटे से भी ज़्यादा का होगा, और उसमें मैंने सोच लिया है कि इसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो है 2 दिन छुट्टियां आने वाली है, तो छुट्टियों के टाइम पे मैं लॉन्ग वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा।